नमस्कार साथियों, मैं मनीष मेवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की जो क्लासेस है वो काफी बेहतरीन चल रही होंगी। हम लोग पढ़ रहे हैं सत्र 2023, तो इसके लिए कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान, और राजनीति विज्ञान में हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय 3 नियोजित विकास की राजनीति विज्ञान, और आज है उसका लेक्चर नंबर 5। आइए जानते हैं कि आज के लेक्चर में हमारे क्या क्या टॉपिक्स रहेंगे। आज हम लोग बात करेंगे मुख्य परिणामों की। हमने लास्ट में पढ़ा था मुख्य विवादों की, हमने बात करी थी कि जो मेजर प्रॉब्लम्स है वो कौन कौन सी। आज हम उनके आउटकम्स देखेंगे, उनका क्या रिजल्ट रहा है वो जानेंगे। फिर उसके बाद बुनियाद क्या रही, फिर हम बात करेंगे भूमि सुधार की। हम उसी भूमि सुधार की बात करेंगे जो क्लास 11th में हमने मौलिक अधिकारों में पढ़ते हुए पढ़ा था कि हमारे पास संपत्ति का अधिकार था और उसको हटाया गया, वो बाद में हटाया गया, परंतु उससे पहले भूमि सुधार कानूनों के लिए काफी परिवर्तन मौलिक अधिकारों में करे गए और भूमि सुधार को लागू सरकार ने करा। चलिए आइए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर को। मुख्य परिणाम या हम इसको कहें मेजर आउटकम्स। क्या है मेजर आउटकम्स? या मतलब जो हम लोगों ने विवाद देखे हैं, और विवाद कौन कौन से थे। पहला विवाद था कृषि बनाम उद्योग, और दूसरा विवाद सार्वजनिक और उसका। अब हमारा जो मुख्य परिणामों की बात है वो कहां से निकल कर आ रही है। पहली बात तो में मुख्य विवाद हम लोगों ने देखे कि भाई हमारे जो मेन जो डिस्प्यूट थे या जो विवाद थे वो ये थे। अब वो कौन कौन से थे। पहला हम लोगों ने बात करी किस किस की, कृषि बनाम उद्योग। दूसरा हमारा था सार्वजनिक बनाम निजी क्षेत्र। ये दो हमारे मुख्य विवाद थे, ठीक है ना। हमने इन दोनों मुख्य विवादों के ऊपर लास्ट लेक्चर में बड़े ही विस्तार से विस्तृत में चर्चा करी थी कि कृषि बनाम उद्योग हमारा कैसा है, ठीक है, कौन सा बेहतर है, किस पे सरकार को ज्यादा निवेश करना चाहिए, ज्यादा पैसा सरकार को लगाना चाहिए, और सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार को खुद के पास ज्यादा रखना चाहिए या निजी क्षेत्र को ज्यादा छोड़ देना चाहिए। मतलब यहां पर हम कहें कि कृषि उद्योग में से चुनना और यहां पर समाजवाद और पूंजीवाद में से चुनना, ये हम लोगों ने पढ़ा। अब सरकार ने किसकी तरफ गई, कृषि उद्योग की तरफ गई है, सार्वजनिक की तरफ गई है, निजी की तरफ गई है, ये जो सब कुछ है ये हमारे किस में आ जाएंगे, मुख्य परिणामों में आ जाएंगे। और कहीं पर अगर कोई लूप फोल रहा है या अगर कहीं पर कोई कमी रही है तो उसको ठीक करने के लिए सरकार ने क्या करा है। ये भूमि सुधार जो कानून की हम लोग बात करेंगे, क्यों कृषि को बेहतर बनाने के लिए सरकार काम कर रही है, ये सारी जो बातें हैं आज हमारे इसमें मुख्य परिणामों में, मेजर आउटकम्स में आएगी। और इसके बाद हमारा एक लेक्चर और आएगा जिसमें हम हरित क्रांति की बात करेंगे, हम श्वेत क्रांति है उसकी बात करेंगे, हम डिसेंट्रलाइज विकेंद्रीकृत जो नियोजन है, ठीक है ना, कि सिर्फ एक जगह ही नियोजन नहीं हो रहा था, प्लानिंग एक जगह नहीं हो रही थी, पूरे देश के अलग अलग स्तरों पर प्लानिंग हो रही थी, वो भी हम लोग चर्चा करेंगे। परंतु अब भी मुख्य परिणामों पर हम इन पे जोर डालेंगे। आजाद भारत के सामने 3 मुख्य चुनौतियां थी। ये आप लोग सब अच्छे से चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हो कि 3 चुनौतियां आजाद भारत के सामने थी। 3 चुनौतियां कौन कौन सी थी बच्चों, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। 3 चुनौतियां कौन कौन सी थी। हमने याद करा था एलोवेरा के नाम से। कौन कौन सी थी 3 चुनौतियां। एकता, पहली कौन सी थी, एकता। दूसरी अपने पास कौन सी चुनौती थी, लोकतंत्र की, एलो लोकतंत्र। तीसरी विकास की। सबसे पहली किसकी है, एकता की। दूसरी किसकी है, लोकतंत्र। तीसरी विकास। ये हम चैप्टर 1 में पढ़ करके आ चुके हैं, ये चैप्टर 2 में, और ये हम चैप्टर 3 में पढ़ रहे हैं। एकता, लोकतंत्र और विकास, ये 3 हमारे सामने चुनौतियां थी। तो आजाद भारत के सामने 3 मुख्य चुनौतियां थी, परंतु इन तीनों में जो सबसे बड़ी चुनौती मानी जा रही है वो विकास वाली मानी जा रही है। और विकास कैसा विकास, समूचे समाज का विकास। समूचे समाज का विकास मतलब सबका विकास होना चाहिए, किसी एक व्यक्ति का या किसी एक वर्ग का विकास नहीं होना चाहिए। और यहां पर हम एक और बात अगर जोड़ना चाहें तो वो भी जोड़ सकते हैं, वो क्या है कि विकास सामाजिक भी होना चाहिए और आर्थिक विकास भी होना चाहिए। देश का विकास भी होना चाहिए, ये व्यक्तिगत एक एक व्यक्ति का भी विकास होना चाहिए। तो इसलिए हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस। ये भी जरूरी है कि सामाजिक विकास या सामाजिक न्याय के साथ साथ देश का आर्थिक विकास भी होना चाहिए। तो विकास में सिर्फ और सिर्फ किसी एक व्यक्ति का, एक वर्ग का ना हो, सभी का विकास हो, और व्यक्तियों के विकास के साथ साथ देश का विकास भी हो, मतलब आर्थिक विकास भी होना चाहिए। और किसी भी वर्ग के साथ या किसी व्यक्ति के साथ अन्याय ना हो, इनजस्टिस ना हो, इस बात का भी ध्यान रखना है।
इसमें तीसरी चुनौती सबसे कठिन साबित हुई। तो अगर हम इन 3 चुनौतियों की बात करें, एकता, लोकतंत्र और विकास, तो इन तीनों में सबसे ज्यादा जो कठिन साबित हुई वो तीसरी चुनौती हुई। देखो कठिनाई तीनों ही चुनौतियों में देखने को मिली है। एकता की चुनौतियों में भी जब हम लोगों ने पढ़ा, रजवाड़ों का विलय करवाना है, राज्यों का पूर्ण गठन करना है, ये काफी डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स सरकार को फेस करनी पड़ी थी कि भाषा के आधार पर राज्यों को बनाना। जो रजवाड़े ये घोषणा कर चुके हैं कि नहीं साहब हम तो आजाद रहेंगे, उनको एक साथ जोड़ना, उनसे मीटिंग करना एक बहुत डिफिकल्ट काम था। उसके बाद लोकतंत्र की बात करें, लोकतंत्र संविधान में मेंशन कर दिया गया था कि भारत एक लोकतांत्रिक देश होगा, परंतु उस प्रकार से चुनाव व्यवस्था कराना, चुनाव कराना, कितनी समस्या भारतीय निर्वाचन आयोग ने पहले दूसरे चुनाव में उठाई, वो हम लोग सब कुछ पढ़ चुके हैं। तो तीनों ही समस्याएं, तीनों ही चुनौतियां कठिनाइयां भरी हुई थी, परंतु तीसरी चुनौती को सबसे ज्यादा कठिन माना गया। क्यों? नियोजित विकास की शुरुआत कोशिशों को देश के आर्थिक विकास और नागरिकों की भलाई के लक्ष्य में आंशिक सफलता मिली। देखो अब जो नियोजित विकास की शुरुआत करेगी, नियोजित विकास का मतलब क्या है? जो प्लान डेवलपमेंट की शुरुआत करेगी, जिसमें क्या होगा? प्लानिंग होगी, और प्लानिंग करने के लिए एक क्या है? नियोजन योजना आयोग बनाया गया, या जिसे हम क्या कहते हैं? प्लानिंग कमीशन बनाया गया। और वो प्लानिंग कमीशन क्या करेगा? 5 ईयर प्लान्स जारी करेगा, पंचवर्षीय योजनाएं लेकर के आएगा। तो ये जो नियोजित विकास की जो शुरुआती कोशिशें रही, ये देश के आर्थिक विकास में, मतलब देश को शुरुआती एक बड़ा विकास देने के लिए और नागरिकों की भलाई के लक्ष्य से अगर हम लोग देखें कि भाई नागरिकों को उसमें भला हो, तो उस रूप से आंशिक सफलता ही मिली। आंशिक का मतलब होता है पूर्ण रूप से ना होकर के थोड़ी बहुत ही सफलता मिली, पूरी सफलता सरकार को नहीं मिली। मतलब नियोजित विकास की जो राजनीति शुरुआत में करी गई थी, वो आर्थिक विकास और नागरिकों की भलाई के लक्ष्य से देखें तो उसको पूर्ण रूप से सफलता नहीं मिली है, थोड़ी बहुत सफलता मिली है। हम कह सकते हैं लिटिल जो सक्सेस होती है वो मिली थी, परंतु जितना सरकार ने अंदाजा लगाया था, सरकार की उम्मीदें थी, उतनी सफलता यहां से नहीं मिल पाई। इसलिए मानते हैं कि जो विकास वाली जो कठिनाई है, ये हमारे लिए थोड़ी सी ज्यादा कठिन थी, ये ज्यादा परेशानी हमारे लिए थी। शुरुआती दौर में ही इस दिशा में बड़े कदम न उठा पाने की अक्षमता एक राजनीतिक समस्या के रूप में सामने आई। और देखिए अब शुरुआती दौर जब रहा, हम 1947 में आजाद हुए, और उसके बाद अगर हम कहें कि 1951 से शासन करना सही से शुरुआत हुई, क्योंकि 50 में संविधान लागू हुआ, फिर उसका चुनाव हुए, सब कुछ। तो अगर देखें तो शुरुआती दौर में इन दिशाओं में थोड़ी सी सरकार अक्षमता रही, मतलब उनमें पूरी इतनी कैपेसिटी नहीं थी, कैपेबल नहीं थी कि पूरे सब कुछ एक साथ हो जाए। देखिए कुछ चीजें मैं आपको एक बार, जैसे एक एग्रीकल्चर का अपन उदाहरण लेते हैं, कृषि का उदाहरण लेते हैं कि किस प्रकार से सबको एक साथ नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती। हम हरित क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। 1966-67 के दौर में हरित क्रांति आती है। हरित क्रांति का सीधा सा तात्पर्य यही होता है कि वहाँ पे गेहूं का और चावल का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जो उच्च पैदावार वाले बीज हैं वो लेकर के आए, नई जो खाद है वो लेकर के आएगा। ये सब कुछ आपने कक्षा 9वीं 10वीं में भी पढ़ा है। अब वहां पर यह बात थी कि सरकार ये चाहती थी, एक तरफ तो सरकार का यह था कि उत्पादन बढ़े, एक तरफ तो सरकार क्या चाहती है कि उत्पादन बढ़े, जिससे क्या हो कि जो हमारा खाद्य संकट है, जो खाने के लिए हमारे पास कमी हो रही है, वो दूर हो। क्योंकि हमें अमेरिका से गेहूं मंगवाना पड़ रहा है, तो हमारा बहुत ज्यादा खर्चा जा रहा है। तो सबसे पहले तो क्या चाहती थी सरकार? उत्पादन बढ़े। और दूसरा सरकार ये भी चाहती है कि जो गरीब किसान है, जो पिछड़ा हुआ किसान है, उसका विकास हो। गरीब किसान का विकास, गरीब किसान का विकास। देखो अब यहां पे सरकार को समस्या का जो सामना करना पड़ा वो ये था कि सरकार गरीब किसानों का विकास भी चाहती है और उत्पादन भी बढ़ाना चाहती है, परंतु उत्पादन कब बढ़ेगा? जो बड़े बड़े खेतों पर क्या होगा? खूब ज्यादा उत्पादन हो सके। अभी जो गरीब किसान है, इनके पास कोई बहुत ज्यादा खेत नहीं है, इनका छोटे छोटे खेत है। अब बड़े बड़े खेत किसके पास है? अमीर किसानों के पास है। बड़ी बड़ी जमीनें किसके पास है? अमीर किसानों के पास है। उच्च पैदावार वाले बीज खरीदने के लिए अच्छे पैसे किसके पास है? अमीर किसानों के पास है। अच्छा ट्रैक्टर, अच्छी फैसिलिटी खरीदने के पैसे किसके पास है? बड़े किसानों के पास है। तो अगर सरकार इनको सपोर्ट करना शुरू कर देती है तो उत्पादन कभी बढ़ ही नहीं सकता था। और सरकार इन अमीर किसानों को बोलती है कि हाँ हम आपको थोड़ा सा और सपोर्ट करेंगे, उत्पादन बढ़ाओ, तो ये गरीब किसान और पीछे हो जाएगा। क्योंकि वो तो जो अमीर किसान है वो तो सरकार से थोड़ी सी मदद लेकर के खूब उत्पादन करेगा और खूब पैसे कमा लेगा। तो यहां पर अब भी सरकार दो राहों पर है कि किसको चुना जाए। हम उत्पादन बढ़ाने के लिए अमीर किसानों की थोड़ी बहुत सहायता करें, या हम इन गरीब किसानों का स्तर उठाने के लिए हम इनकी बहुत ज्यादा सहायता करें। तो यहां पे सरकार थोड़ी सी विडंबना में कुछ समस्याओं को चुनने में कि भाई हमें इस समस्या को पहले निपटारा करना है, इसको निपटारा करना है, तो सरकार कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानी में रही है। अक्षमता आपको देखने को मिलेगी, सरकार कैपेबल नहीं हो पाई कि हमें क्या चूज करें, हम किसको दें। अब सरकार ने डिसीजन करा कि हाँ भाई उत्पादन बढ़ाना जरूरी है, क्योंकि जो खाद्य संकट है उसको टालना जरूरी है, खाद्य संकट को हमें हटाना होगा। तो इसलिए सरकार ने क्या करा कि
उच्च पैदावार वाले बीज हो गए, ये सब कुछ हो गए, सरकार ने इन लोगों को मुहैया कराए, इनको अवेलेबल कराए। अब इनके लिए फिर सरकार ने क्या करा गरीब किसानों के लिए, तो गरीब किसानों के लिए भी सरकार काफी योजनाएं चला रही थी, उनको भी सरकार ऋण दे रही थी कि हाँ भाई आप भी कोशिश करिए, आप भी अपनी जो उपज है, आप भी जो अपना उत्पादन है उसको बढ़ाने की कोशिश करिए। परंतु सरकार ने यहाँ पे पहले फोकस किस पे करा, उत्पादन बढ़ाने पे करा। अब उत्पादन बढ़ा तो अमीर किसान कर रहे हैं ज्यादा उत्पादन, तो ये और पैसा कमा करके और अमीर होते गए, और वो गरीब तो गरीब थे ही। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो आर्थिक असमानता है वो और बढ़ गई, आर्थिक जो भेदभाव की जो खाई है वो और बढ़ गई। तो यहाँ पे विकास के मामले में सबसे कठिन इसलिए कहा गया है क्योंकि सरकार के पास हर समय पे अलग अलग रास्ते थे, सरकार किसको चुनेगी, कौन से रास्ते पे जाएगी, ये सरकार के लिए फैसला लेने का बहुत बड़ा डिसीजन था। असमान विकास से जिनको फायदा पहुंचा था वे जल्दी ही राजनीतिक रूप से ताकतवर हो उठे, और इनके कारण सबकी भलाई को ध्यान में रखकर विकास की दिशा में कदम उठाना और मुश्किल हो गया। अब देखिए, असमान विकास से जिनको फायदा पहुंचा, असमान विकास, ठीक है, ऐसा विकास जो सबके साथ एक जैसा ना हो। तो अब यहाँ पे जो अमीर किसान था उनका तो विकास हुआ है, सरकार ने थोड़ी बहुत सब्सिडी दी है, सरकार ने थोड़ा बहुत पैसा दिया है, उच्च पैदावार वाले जो बीज है वो खरीदने के लिए सरकार मदद करी, सब कुछ के लिए सरकार मदद करी। तो अभी जो असमान विकास हुआ, इनका विकास हुआ, इनका तो नहीं हुआ। तो इस असमान विकास से क्या हुआ, धीरे 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 विकास से क्या होने लगा, ये जो वर्ग है ये राजनीतिक रूप से भी क्या हो गया, ताकतवर हो चुका था, राजनीतिक रूप से पॉलिटिकली भी ये ताकतवर हो चुका था, क्योंकि खूब पैसा था, ठीक, अच्छा खासा पैसा इन लोगों ने कमा लिया। तो गांव में या हम कह सकते हैं विधानसभा क्षेत्र में, लोकसभा क्षेत्र में के जो नेता हुआ करते थे उनसे बढ़िया इनकी जान पहचान हो गई, बढ़िया अच्छा, मतलब इनका दबदबा आप कह सकते हो रखी, राजनीति में भी इनका हो गया, आर्थिक रूप से मजबूत लोग राजनीति में भी पावरफुल होते गए। तो यहाँ पे जिनको फायदा पहुंचा वो राजनीतिक रूप से भी क्या हो गए, ताकतवर हो उठे। इनके कारण सबकी भलाई को ध्यान में रखकर विकास की दिशा में कदम उठाना और मुश्किल हो गया। तो अब इस बात को अगर हम ध्यान में रख करके देखें तो सबकी भलाई के लिए जो विकास के कदम जो सरकार उठाना चाहती थी वो पूरे सही प्रकार से सरकार नहीं उठा पाई, क्योंकि यहां पर एक तरफ अगर एक वर्ग को सरकार फायदा दे रही तो उससे देश का आर्थिक विकास हो रहा है, और अगर दूसरी तरफ अगर इनको फायदा नहीं देती है तो जो आर्थिक असमानता है वो बढ़ती ही जा रही थी। अब हम लोग पढ़ते हैं बुनियाद, ठीक है, जो फाउंडेशन है, मतलब जो स्टार्टिंग का जो टाइम पीरियड रहा है उसमें किस प्रकार से सरकार ने एफर्ट्स डाले हैं वो देखते हैं। नियोजित विकास के शुरुआती दौर का मूल्यांकन करते समय हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि इसी दौर में भारत के आगामी आर्थिक विकास की बुनियाद पड़ी है। देखो, नियोजित विकास की जो शुरुआती दौर है, मतलब जो हमने पंचवर्षीय योजनाएं लाना शुरू करा या जो प्लानिंग डेवलपमेंट करना शुरू करा, मतलब हम कह सकते हैं जो प्लानिंग कमीशन बना 1950 के बाद से ही हम बात करना शुरू कर देते हैं। 1950 का जो शुरुआती दौर है, मतलब हम कहें 1950 से 60 के आसपास का टाइम अगर आप देखते हैं, अगर इस टाइम पीरियड का हम मूल्यांकन करें, मूल्यांकन का मतलब क्या होता है, इवैल्यूएशन करना कि कितना सही है कितना गलत है। जैसे आज फॉर एग्जांपल कि आप लोग एग्जाम देकर के आते हैं और उसके बाद पता लगाए कि मेरे ये नंबर कटे तो क्यों कटे, और ये नंबर आए तो कहां और बेहतर हो सकता है, कैसे अच्छा हो सकता है। तो अगर जब हम उसे इवैल्यूएट करते हैं, उस टाइम पीरियड का मूल्यांकन करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि भारत का जो आगामी आर्थिक विकास है, जो मतलब आगे जाकर के जो आर्थिक विकास हुआ है भारत का, उसकी बुनियाद कहां पर है, यहीं पर ही है। मतलब शुरुआत कहां से, यहां से हो चुकी थी। मतलब आज भी अगर हम कोई डेवलपमेंट देख रहे हैं या 1950-60 के दौर के बाद अगर आपको कोई डेवलपमेंट, कोई विकास देश में नजर आएगा, तो उसका आधार, उसकी बुनियाद यही 1950 में नियोजित विकास की राजनीति में ही रख दी गई थी, ठीक है, प्लान जो डेवलपमेंट है उसी में रख दी गई थी। भारत के इतिहास की कुछ सबसे बड़ी विकास परियोजनाएं इस अवधि में ही शुरू हुई, और भारत के इतिहास की जो सबसे बड़ी विकास परियोजना है, जो सबसे बड़े जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, वो इसी अवधि में, इसी टाइम पीरियड में शुरू हुए हैं। कौन से टाइम पीरियड में, 1950-1960 वाले टाइम पीरियड में। 1950 से 1960 वाला जो टाइम पीरियड है, इसी टाइम पीरियड के बीच में शुरू हुए जो बड़ी बड़ी विकास परियोजना है। अब ये कौन सी ऐसी बड़ी बड़ी विकास परियोजना है वो देखते हैं। इसमें सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए शुरू की गई भाखड़ा नांगल और हीराकुंड जैसे विशाल बांध परियोजनाएं शामिल है। तो सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए, ठीक है, अब बांध परियोजनाएं, ठीक है, जो डैम प्रोजेक्ट्स हैं, इनके बारे में आप लोगों ने क्लास 10th की ज्योग्राफी में पढ़ा ही होगा, ठीक है। बांध को जवाहरलाल नेहरू जी ने आधुनिक भारत का मंदिर भी कहा था, टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया डैम्स को कहा गया है जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, क्योंकि जो बांध है ये मल्टी पर्पज प्रोजेक्ट है। मतलब यहाँ से बांध से बहुत सारे उद्देश्य पूरे होते हैं, जैसे सिंचाई के लिए हो जाएगा, लोगों के घरों पे वाटर सप्लाई का काम हो जाएगा, वहाँ से विद्युत का उत्पादन हो जाएगा, ठीक है ना, वहाँ पे मनोरंजन के लिए काफ़ी कुछ बना दिया जाएगा, काफ़ी कुछ चीज़ें एक बांध से हो सकती है, ठीक है ना। तो इसलिए इसको क्या है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट भी कहा जाता है, बहुउद्देश्य परियोजना भी कहा जाता है, और जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको मॉडर्न इंडिया का टेम्पल भी कहा है, आधुनिक भारत का मंदिर भी कहा है। तो यहाँ पे सिंचाई के लिए और बिजली परियोजना के लिए शुरुआत में
भाखड़ा नागल और हीराकुंड जैसे विशाल जो बांध परियोजना है वो शुरू करी गई। अब आज आप लोगों के लिए जो होमवर्क है वो होमवर्क ये है कि आप मुझे ये बताएंगे कि ये जो दोनों भाखड़ा नागल और हीराकुंड जो डैम है कहां पर है ये बांध और ये कब बन करके तैयार हुए थे, ये आज डिटेल आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे देंगे। सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ भारी उद्योग जैसे इस्पात संयंत्र, तेल शोधक कारखाने, विनिर्माता इकाइयां, रक्षा उत्पादन आदि इसी अवधि में शुरू हुई है। और जो सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ भारी उद्योग है, ठीक है, जो हैवी इंडस्ट्रीज में जो सरकार ने अपना पैसा इन्वेस्ट करा है, जो शुरुआत हुई है वो इसी समय में हुई है। इस्पात संयंत्र मतलब स्टील प्लांट, तेल शोधक कारखाने मतलब हम कह सकते हैं जो ऑयल रिफाइनरी है, जो ऑयल रिफाइनरी है उस रिफाइनरी की शुरुआत उस समय हुई है। देखिए जो पेट्रोलियम आता है ना, पेट्रोलियम में से ही फिर बाद में अलग अलग प्रोडक्ट्स निकलते हैं, पेट्रोल निकलता है, डीजल निकलता है और कैरोसिन और सब वहीं से निकलता है। पेट्रोलियम एक पदार्थ है, तो जब वो ऑयल भी आता है तो उसको भी रिफाइन करना पड़ता है, तो उसके लिए ऑयल रिफाइनरीज खोली जाती है। विनिर्माता इकाइयां जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं वो बनाई गई थी, ठीक है, रक्षा के उत्पादनों के लिए जो सामान बनाए गए हैं वो बनाए गए, वो सब इसी अवधि में उसकी शुरुआत करी गई है। इस दौर में परिवहन और संचार के आधारभूत ढांचे में भी काफी इजाफा हुआ। बाद के समय में कुछ विशाल परियोजनाओं की खूब आलोचना हुई और इस दौर में परिवहन मतलब ट्रांसपोर्ट और संचार कम्युनिकेशन के जो आधारभूत ढांचे हैं, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, वो भी इसी टाइम पीरियड में रखा गया, इसी टाइम पीरियड में शुरुआत हुई। हाँ, ये बात अलग है कि इन जो विशाल परियोजनाओं की है खूब आलोचनाएं भी हुई, खूब बुराइयां भी हुई है। कारण क्या है इन आलोचनाओं का? जैसे कि हम बांध की अगर बात करें, अगर हम लोग डैम प्रोजेक्ट्स की बात करें, तो उसका आलोचना होने के पीछे कारण ये भी रहा है कि एक तो काफ़ी बड़ी जनसंख्या को उन एरियाओं से हटाया गया है, विस्थापित करा गया है। तो जो हम एक सामाजिक न्याय या सामाजिक विकास की अवधारणा लेकर के चलते हैं, उस पर सवाल उठाया गया है। कहा गया है कि ये जो बांध बनाए जाते हैं इससे पर्यावरण जो है उसमें रुकावट आती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कहूँ, अगर जैसे मान लीजिए ये एक नदी का बहाव है, नदी यूँ बहती हुई आ रही है और अगर मैं यहाँ पर बीच में एक बांध खड़ा कर देता हूँ, मैं रोक देता हूँ पानी को, तो इससे क्या होता है, जो नेचुरल स्पीड है नदी की वो रुकती है, पानी आगे पहुँचने से रुकता है। और यहाँ पर मतलब फिर ये भी कहा जाता है जैसे यहाँ पे थोड़े कंकर अंकर इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि नदी के पानी के साथ तो वो बह करके आते हैं, तो इससे बाढ़ आने का भी खतरा होता है। हाँ, बांध जब बनाया जाता है उसको इस बात का भी उद्देश्य रखा जाता है कि इससे बाढ़ नहीं आएगी, परंतु कभी कभार जो बांध है वो खुद बाढ़ का कारण बन जाते हैं। और इससे ये भी कहा जाता है कि जो इसमें जल में जो रहने वाले पशु हैं उनको भी ये समस्या देता है, ठीक है ना। और जो पानी का भाव है, जो पानी की स्पीड है वो भी रोक देता है। ये सब पर्यावरण के लिए खतरा है, ऐसे काम नहीं करने चाहिए, इस प्रकार से पानी को रोकना नहीं चाहिए, इस प्रकार से बांध नहीं बनाने चाहिए, ठीक है। तो खूब आलोचनाएं भी हुई हैं और देखिए बड़े कामों की छोटी मोटी जो आलोचना है वो चलती रहती हैं, ठीक है। और कुछ लोगों का एक ना था कि जो विस्थापन करा गया है वो सरकार को नहीं करना चाहिए था, ठीक है ना। ऐसे जगह बिल्कुल ही बांध ना बनाए जहाँ पे लोगों को हानि हो। अब देखिए सिर्फ बांध का तो ये नहीं कि ये नदी आ रही है, यहाँ पर आप एक छोटा सा पिलर खड़ा कर दोगे और बांध बन गया। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है, काफी एकड़ जमीन में उसको फैलाया जाता है और आसपास में वहां पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी विद्युत उत्पादन के लिए सुविधाएं करी जाती है, बहुत कुछ होता है उसमें। फिर भी बाद के समय की आर्थिक संवृद्धि, जिसमें निजी क्षेत्र की आर्थिक संवृद्धि भी शामिल है, इस बुनियाद के बगैर संभव नहीं हो पाती। तो देखिए जो आगे जाकर के जो आर्थिक संवृद्धि हुई है, जो आगे जाकर के जो इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, वो इकोनॉमिक ग्रोथ इन कामों के बिना संभव नहीं थी। ये काम हुए तभी क्या है वो आर्थिक संवृद्धि हो पाई है, वो इकोनॉमिक ग्रोथ हो पाई है। और इस इकोनॉमिक ग्रोथ में निजी क्षेत्र, प्राइवेट सेक्टर की जो आर्थिक संवृद्धि है, जो प्राइवेट सेक्टर की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी शामिल है, ठीक है ना। और इन्हीं कामों के बदौलत ही क्या है ये जो विकास है ये संभव हो पाया है। अब बात करते हैं भूमि सुधार की, या जिसे हम लोग कहते हैं लैंड रिफॉर्म। एक चीज थोड़ी सी बेसिक जो बात है उसको समझिए। जब आज़ादी में लोग लड़ रहे हैं, ठीक है ना, कि भारत की आज़ादी मिलनी चाहिए, ब्रिटिश भारत छोड़ें, ठीक है ना, ब्रिटिशर्स वापस भारत लौटे, ब्रिटिशर्स जो है वापस ब्रिटेन लौटे, इस प्रकार के नारे लग रहे हैं, आज़ादी की मांग हो रही है। इस आज़ादी के समय में जो बड़े नेता है उन्होंने एक विश्वास लोगों को दिलाया कि आज़ादी सबके लिए आएगी। और सबके लिए आज़ादी आने का तात्पर्य ये था कि अंग्रेज जाएंगे तो हम सब आज़ाद होंगे, ये तो अच्छी बात है, परंतु जो आपकी जो समस्या है ना, उन समस्याओं को भी दूर करा जाएगा और वो भारत की खुद की सरकार आपकी समस्याएं दूर करेंगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ, मैं महिलाओं की बात करूँ तो उनके साथ जो भेदभाव हो रहा है वो दूर होना चाहिए। किसानों को जितना गर्त में, जितना मतलब नीचे धकेल दिया है ब्रिटिश शासन ने,
वो नहीं होगा उनको ऊपर उठा करके लाया जाएगा। जिनकी जमीनें ब्रिटिश शासन ने जमींदारों को सौंप दी है उनको जमीनें हम लोग लौटाएंगे। मतलब उनका जीवन स्तर सुधरेगा, उनको समानता के अधिकार मिलेंगे, उनके साथ एक बेहतर जीवन जिएंगे और वो अपनी लाइफ को बेहतर बना पाएंगे। वो बिल्कुल एक अंतर कर पाएंगे कि देखो ब्रिटिश शासन में ऐसा होता था और आज के शासन में ऐसा होता है। मतलब भारत की सरकार जब बनेगी तब हर वर्ग के लोगों को ही फायदा मिलेगा, किसी एक के वर्ग के लोगों के लिए नहीं होगा और सबको आजादी का मजा आएगा। इसलिए आइए सब मिलकर के हम आजादी के लिए लड़ते हैं। उस समय ये बातें थी। अब सबसे पहले जब बात हुई 1950 में संविधान लागू हुआ, 1951-52 में सरकार चुनाव जीत करके सरकार बनती है और उसके बाद सबसे पहला जो ध्यान जाता है वो कृषि पे जाता है, एग्रीकल्चर पे जाता है, क्योंकि एग्रीकल्चर पे हमारे 70 से 75% की जो आबादी है वो उसका जीवन निर्वाह हो रहा था, वो अपना जीवन निर्वाह कर रही थी। और उस कृषि को सुधारने के लिए सबसे पहले कृषि के कुछ आलातों को सुधारना जरूरी था। इसलिए सरकार लैंड रिफॉर्म एक्ट लेकर के आती है या भूमि सुधार कानून लेकर के आती है। भूमि सुधार का अर्थ यहां पर यह नहीं है कि वो भूमि बंजर हो चुकी है और उसमें हम अच्छे से अच्छा खाद डाल करके उस भूमि की क्वालिटी को सुधार दे, ये बिल्कुल भी नहीं है। भूमि के रिगार्डिंग जो किसानों की जो हालात है उनको सुधारने की बात होती है, भूमि सबको समान रूप से मिले, इन बातों की यहां पर बात होती है। तो लैंड रिफॉर्म, ठीक है ना, भूमि में सुधार करने की जो बात है वो यहां पर हुई है। इसमें हम 4 बातें देखेंगे। सबसे पहली जो बात यहां पर सरकार ने करने की कोशिश करी वो करी जमींदारी व्यवस्था का अंत। जमींदार व्यवस्था का अंत या उसको खत्म करना। अब आप सबने सुना ही होगा कि साहब वो जमींदार है, बहुत से अगर आप गाने वाने भी सुनोगे तो उसमें जमींदार का नाम आता है, ठीक है ना, मैं बेटा जमींदार का। ऐसा जमींदार व्यवस्था क्या है, ये अंग्रेजों के समय से चली आ रही व्यवस्था। इसमें क्या हुआ, अंग्रेजों ने कुछ लोगों को नियुक्त कर दिया और उनको बोला कि आप क्या करोगे, किसानों से इतना जो है हमें रेवेन्यू ला करके दोगे, एक प्रकार से टैक्स के रूप में ला करके दोगे। अब ये जमींदारों को क्या है, एक डेट फिक्स कर दी जाती थी, जैसे मान लीजिए कि हाँ भाई हर महीने की 10 तारीख तक हमारे पास रेवेन्यू आ जाना चाहिए, हमारे पास पैसा आ जाना चाहिए। अब ये जमींदार क्या करा करते थे कि जितना ब्रिटिश सरकार मांग रही उससे कुछ बढ़ा करके भी लेते थे किसानों से, क्योंकि खुद का भी तो प्रॉफिट लेना है। और उसके अलावा ये जैसे 10 तारीख ब्रिटिश सरकार ने दी तो 5 तारीख ही किसान को देते थे कि भाई 5 तारीख तक जितने भी किसान हैं उन सब हमें क्या करे, हमें रेवेन्यू दे दे, जो सरकार ने कर मांगा है वो सारा कर हमें दे दे। अगर 5 तारीख तक नहीं दे पाते थे तो क्या होता था, उन किसानों की जमीनों को ये जमींदार ले लिया करते थे और फिर उससे जो प्रॉफिट होता था उस पर खेतीबाड़ी होती थी। और खेतीबाड़ी कौन कर रहा है, वही पुराना वाला किसान कर रहा है, पर पहले उसकी जमीन थी, अब उसको क्या कर लिया, मजदूर बना लिया है और जमींदार वहां जाकर के रेवेन्यू भरता रहता है। ऐसे करते करते वो जो लोगों को अपॉइंट करा था ब्रिटिश सरकार ने वो बहुत हाईली प्रोफाइल लोग हो गए, उनके पास खूब जमीनें हो गई और जमींदार को सच में नॉलेज नहीं है कि जमीन में क्या उगाना चाहिए, कैसे उगाना चाहिए। पर उन्हीं जमीनों पे किनसे काम करवा रहा है, जिनकी जमीनें पहले थी, जो पहले किसान थे पर अब क्या बन चुके हैं, जमींदारों के मजदूर बन चुके हैं और मजदूरी पर काम करते हैं, हर दिन के 100-150 रुपए लेकर के जाते हैं और वहां पर काम करते हैं। अब मालिक कौन है, जमींदार है। तो इस जमींदार व्यवस्था का अंत करना जरूरी था, क्योंकि जमीनें उन लोगों के पास है जिनको जरूरत नहीं है, ठीक है, जिनको काम धंधा करना आता नहीं है और जिनके पास होनी चाहिए वो बेचारे मजदूरी कर रहे हैं। तो इसलिए सबसे पहला काम सरकार करती है वो क्या करती है, जमींदारी व्यवस्था का अंत करती है। इसमें अभी मैं आपको थोड़ा सा विनोबा भावे जी के बारे में बताऊंगा। भूदान ग्रामदान अगर आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में तो आपको याद होना चाहिए। दूसरा है छोटे छोटे खंडों को जोड़ना, छोटे छोटे जो भूखंड है जोड़ना। अभी छोटे छोटे भूखंडों को जोड़ने की बात क्यों हुई, देखो क्या है कि भाई मान लीजिए ये जमीन है, फिर ये जमीन है, फिर ये जमीन है, फिर ये जमीन है। अब जितना छोटा लैंड होगा, जितना छोटा खेत होगा, उतना ही आप उपज दे पाओगे, उतना ही आप उत्पादन कर पाओगे, ज्यादा आप उत्पादन नहीं कर पाओगे। तो इसलिए सरकार ने क्या कहा कि भाई हम एक क्या करते हैं, जो छोटे छोटे हैं इनको जोड़ देते हैं, हम एक कर लेते हैं, कंसोलिडेट कर देते हैं, हम उनको जोड़ देते हैं पूरे को। अगर जोड़ देंगे तो क्या होगा, ज्यादा उत्पादन होगा, ज्यादा उपज हो पाएगी और ज्यादा उपज हो पाएगी तो किसान को भी फायदा मिलेगा और किसको, सरकार को भी फायदा मिलेगा और पूरे देश में जो खाद्य संकट है वो भी दूर हो जाएगा। तो कृषि में जमींदारी व्यवस्था का अंत करना, छोटे छोटे भूखंड जोड़ना और तीसरा सबसे एक इंपॉर्टेंट जिसको इंग्लिश में कहा जाता है लैंड सीलिंग एक्ट। लैंड सीलिंग एक्ट या भू सीमा कानून। देखिए सीलिंग का मतलब क्या होता है, जैसे आपने बहुत सारा सुना होगा सीलिंग फैन, मतलब जो ऊपर छत पे लगता है उसको सीलिंग फैन कहा जाता है। सीलिंग क्यों, मतलब एक लिमिट हो चुकी है ना भाई। अब
मान लीजिए मैं हाथ पे टच कर पाऊंगा तो उस सीलिंग तक, उस लिमिट तक हाथ टच कर पाऊंगा, उससे ऊपर तो मैं टच कर नहीं सकता, ठीक है ना। तो एक लिमिट हो गई, मतलब यहां पर सरकार ने क्या करा, भू सीलिंग, लैंड सीलिंग कर दिया कि जमीन की एक लिमिट कर दी कि भाई इतनी ही जमीन एक व्यक्ति रख पाएगा, इससे ज्यादा किसी व्यक्ति के पास जमीन नहीं होनी चाहिए। भूमि पर क्या कर दी, सीमा लगा दी, एक लिमिट लगा दी, इससे ज्यादा कोई भी जमीन नहीं रख पाएगा। अगर इससे ज्यादा जमीन होगी तो सरकार वो जमीन ले लेगी। अब याद करिए कक्षा 11 की कहानियां, और कक्षा 11 में जब अपन ने पढ़ा था तो इन लोगों ने क्या आवाज उठाई, इन्होंने कहा कि राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है, सरकार उसके साथ छेड़खानी कर रही है, सरकार उसके साथ छेड़खानी कर रही है, जो कि गलत बात है। बात सही भी थी जमींदारों की, जो लोग ये कह रहे हैं। फिर सरकार ने थोड़ा परिवर्तन कर करके इन चीजों को लागू करने की कोशिश करी, परंतु कुछ राज्यों में तो बहुत अच्छी तरीके से लागू हुए, परंतु बाकी राज्यों में लागू नहीं हो पाए। बाकी राज्यों में सही तरीके से जैसा लागू होना चाहिए था वैसा लागू नहीं हो पाए, और कहीं ना कहीं ताकतवर जो है वो वही वर्ग बना रहा जो पहले था, परंतु फिर भी काफी हद तक किसानों को फायदा मिला। तो भू सीमा कानून यहाँ पे था। तो फिर लास्ट और जो फाइनल काम सरकार करने जा रही थी, भाई पहले क्या करा, जमींदारी व्यवस्था को अंत करा, फिर छोटे छोटे भूखंडों को जोड़ा, और फिर भू सीमा कानून, और एक हम लोग लास्ट में कहे तो कानून बनाए गए सुरक्षा के लिए। किसकी सुरक्षा के लिए, जो किसान हैं उनकी सुरक्षा के लिए, जो मजदूरी काम कर रहे हैं उनकी सुरक्षा के लिए, जिससे कि अगर किसी बड़े व्यक्ति के पास जमीनें हैं तो वो उनका शोषण ना कर सके, उनके ऊपर अत्याचार ना कर सके, इसलिए सरकार ने उनके लिए कानून बनाया। तो भूमि सुधार में, लैंड रिफॉर्म में सरकार मुख्यतः 4 काम कर रही है। सबसे पहले जमींदारी व्यवस्था का अंत कर रही है, फिर छोटे छोटे भूखंडों को जोड़ने का काम कर रही है, लैंड स्लिप एक्ट या भूमि सीमा कानून लेकर के आ रही है, फिर मजदूरों के लिए या किसानों के लिए सुरक्षा दे रही है। जहां तक कृषि क्षेत्र का सवाल है, इस अवधि में भूमि सुधार के गंभीर प्रयास हुए हैं, तो लैंड रिफॉर्म को लेकर के काफी प्रयास सरकार ने करे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण और सफल प्रयास जमींदारी प्रथा को समाप्त करने का था। सबसे पहला जो करा गया है वो क्या है, जमींदारी प्रथा को समाप्त करना। सबसे इंपॉर्टेंट जो काम सरकार ने अपने टारगेट पे लिया वो यही था कि कृषि में अगर सुधार करना है तो हमें जमींदारी प्रथा को अंत करना होगा। यह प्रथा अंग्रेजी शासन के जमाने से चली आ रही थी। इस साहसिक कदम को उठाने से जमीन उस वर्ग के हाथ से मुक्त हुई जिसे कृषि में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अब ये टाइम कब से चलता हुआ आ रहा था, अंग्रेजी शासन के टाइम से चलता हुआ आ रहा था, उन्हीं का ही चलाया हुआ ये टाइम पीरियड था। और अब अगर ये कदम उठाया सरकार ने, एक साहसी कदम था, आसान नहीं था, हर कोई नहीं ले सकता था। इससे क्या हुआ, जमीन उस वर्ग के हाथ में से निकल गई जिसको कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैंने क्या कहा, जमींदारों को कोई मतलब नहीं था, उनको खेती बाड़ी का कोई ज्ञान नहीं था, ठीक है, बस उनका जमीन थी, क्योंकि उन्होंने, जो किसान है वो सरकार को रेवेन्यू नहीं दे पाए तो उन्होंने जमीन अपने अंडर में ले ली, और फिर उन्हीं किसानों से वहां पर मजदूरी करवा रहे हैं। तो जिसको सच में किसानी आती है, जिसको सच में वहां पर किसान के तरह काम करना आता है, उनके हाथ में वो जमीन चली जाती है, और जिनको कोई भी नॉलेज नहीं था, कोई भी दिलचस्पी नहीं थी, उनसे जमीन मुक्त हो जाती। इससे राजनीति पर दबदबा कायम रखने की जमींदारों की क्षमता भी घटी। अब देखो जमींदारों के साथ क्या हुआ, जमीनें कम हुई। अब जमीनें जब कम हुई तो मतलब क्या हुआ, आर्थिक जो पावर है, इकोनॉमिक जो पावर है वो जमींदारों का कम हुआ। अब इकोनॉमिक पावर कम हुआ, अगर आर्थिक पावर कम हुआ है तो उनका पॉलिटिकल पावर भी कम हुआ, ठीक है ना। तो राजनीति में भी उनका थोड़ा सा दबदबा घटा है, क्योंकि अब देखो जो गरीब था वो धीरे से ऊपर उठ गया, क्योंकि इनसे जमीनें लेकर करके इनको तो दी गई, तो यहां पर ये जमींदार वर्ग थोड़ा नीचे आया है और ये थोड़ा ऊपर आया है, तो थोड़ा लेवल ठीक ठाक सा आने लगा है। तो इस कारण क्या हो गया, अब इनका राजनीतिक दबदबा भी घटने लगा है। फिर दूसरा काम, जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों को एक साथ करने के प्रयास किए गए ताकि खेती का काम सुविधाजनक हो सके। यह प्रयास भी सफल रहा, और जो जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं उनको एक साथ लाने की कोशिश करी गई, और ये काम भी काफी सुविधाजनक रहा और सफल हो गया। तो मतलब ये जो 2 काम करे हैं, जमींदारी प्रथा को अंत करना और छोटे छोटे टुकड़ों को एक साथ रखना, इसमें सरकार कहीं ना कहीं सफल हुई है। भूमि सुधार की 2 अन्य कोशिशों को थोड़ी कम सफलता मिली है, परंतु थोड़ी कम मिली है। इन 2 की तुलना में, ये अगर हम ये 2 पढ़ रहे हैं, जमींदारी प्रथा का अंत करना और छोटे छोटे भूखंडों को जोड़ना, इनकी तुलना में इनको थोड़ी कम सफलता मिली। कौन से काम है वो, पहला, हालांकि इस बात के लिए कानून बनाए गए कि कोई व्यक्ति अधिकतम कितनी भूमि अपने नाम पर रख सकता है, लेकिन जिनके पास ज्यादा जमीन थी उन्होंने इस कानून को तोड़ खोज लिया। देखो अब यहाँ पे लैंड सीलिंग एक्ट की बात होती है, भू सीमा कानून की बात होती है कि भूमि पे एक लिमिट लगा दी जाए, एक सीमा लगा दी जाए कि अधिकतम कितनी भूमि आप रख सकते हो, अधिकतम कितनी लैंड आपके पास रह सकती है। कानून बना दिया गया सरकार के द्वारा, परंतु जिनके पास जमीनें थी वो आर्थिक रूप से ताकतवर थे और उन्होंने इस कानून का कोई ना कोई तोड़ निकाल ही लिया और इस कानून से बच निकले, और वो सरकार को जमीन लौटाने को तैयार नहीं हुए।
दूसरा, ठीक इसी तरह जो काश्तकार किसी और की जमीन बटाई पर जोर बो रहे थे उन्हें भी ज्यादा कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई, लेकिन इस कानून पर शायद ही अमल हुआ। ठीक है, तो अब जो काश्तकार हैं, जो किसान हैं, जो मजदूर वर्ग है, जो दूसरों की जमीनों पर क्या है काम कर रहा है, अब उनको भी सरकार ने सुरक्षा देने की वादा करा, कानून बनाए सरकार ने कि भाई आपको सुरक्षा दी जाएगी, परंतु यह भी सही रूप से अमल नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। कृषि की बेहतरी और खेतीहर जनता की भलाई से जुड़ी इन नीतियों को ठीक ठाक और कारगर तरीके से अमल में ला पाना आसान नहीं था। और ये जो कृषि के लिए अच्छी बातें, बेहतर और खेतीहर जनता जो खेती के बिजनेस से जुड़ी हुई है, इन जनता की भलाई के लिए इन नीतियों को सही प्रकार से अमल करना, लागू करना आसान नहीं था, इजी नहीं था। ऐसा तभी हो सकता था जब ग्रामीण भूमिहीन जनता लामबंद हो, लेकिन भूस्वामी बहुत ताकतवर थे, इनका राजनीतिक रसूख भी था। देखो, अब ये कब पॉसिबल हो सकता है कि जो चारों बातें हैं पूर्ण रूप से सही से लागू हो? वो तभी लागू हो सकती है जब जनता खुद एक्टिव हो। और जनता में कौन एक्टिव होना जरूरी है? ग्रामीण भूमिहीन जनता, जिनके पास जमीनें नहीं है, गांवों में ऐसे लोग जिनके पास जमीनें नहीं है, ऐसी जनता क्या हो? लामबंद हो। मतलब एक साथ आए जनता, एक साथ आए जनता, प्रोटेस्ट करे, आंदोलन करे और सरकार को ये बताए कि हम भी ताकतवर है, हम भी मजबूत है। हाँ, हमारे पास पैसा नहीं होगा, हमारे पास जमीनें नहीं होंगी, हमारे पास ताकत नहीं होगी, परंतु हमारे पास एक ताकत है, और वो ताकत कौन सी? एकता की ताकत है, यूनिटी की ताकत है। उनको प्रोटेस्ट करना चाहिए था, उनको आंदोलन करने चाहिए थे, परंतु देखिए, आर्थिक स्थितियों के आगे इंसान हार जाता है। आर्थिक स्थितियों के आगे इंसान हार जाता है, उसको कुछ भी नहीं दिखता है, उसको ना ताकत नजर आती है, ना उसको पावर नजर आती है, ना उसको खुद की जमीन नजर आती है। हम जब फिलोसफी पढ़ते हैं, हम जब दर्शन पढ़ते हैं, दर्शन शास्त्र की बात करते हैं, तो डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि दर्शन शास्त्र में विचारों की बात आती है। ठीक है, आइडियोलॉजी आती है कि भाई मेरे ये विचार है, मेरे ये विचार है। और विचारों की शुरुआत कब करते हैं? भरे हुए पेट से ही विचारों की शुरुआत होती है। कभी खाली पेट व्यक्ति ज्ञान नहीं देता। उसको मतलब नहीं है कि ये अच्छा है या ये बुरा है, ये बुरा है या ये अच्छा है। उसको 2 वक्त की रोटी मिल जाए, जहां से मिल जाए, बस वही अच्छा है। हम संपन्न हैं, हमारे पेट में खाना जा रहा है, तभी हम कुछ विचार रख पा रहे हैं। अगर आज मैं खाली पेट बैठा हूं, मुझे कोई बोले भैया हाँ ये चीज बढ़िया, हाँ मैं उसी के सपोर्ट में बोलना शुरू कर दूं, भाई मुझे 2 रोटी दे दो, बस मुझे 2 वक्त का खाना चाहिए। और जब मैंने खाना खा लिया, मैं थोड़ा संपन्न, फिर मैं थोड़ा सा ज्ञान लगाऊंगा, अरे यार देख तेरे में ये कमी है, तेरे में ये कमी है, थोड़ा सा ठीक करो। फिर हमारे विचार आना शुरू होते हैं, हमारे आइडियाज आना शुरू होते हैं। तो यहाँ पर भी वही बात है, ये ग्रामीण भूमिहीन है, इनके पास अपनी जमीनें नहीं है, वो मजदूरी कर करके कैसे अपने परिवार का, खुद का पेट भर रहे हैं, खुद का पालन पोषण कर रहे हैं, ये उनके लिए बहुत बड़ी बात है। आसान नहीं था उस समय में कि जो बहुत बड़े बड़े भूस्वामी हैं, जिनके पास जमीनें बहुत ज्यादा है, उन ताकतवर लोगों से लड़ना। और उनके राजनीतिक रसूख भी थे, मतलब राजनीति में भी उनका बड़ा दबदबा था, चाहे वो जमींदार हो, चाहे या और कोई बड़ा व्यक्ति, उनको खूब पावरफुल थे। तो उनसे इतनी आसानी से ये भूमिहीन ग्रामीण जनता नहीं लड़ सकती थी। इस वजह से भूमि सुधार के अनेक प्रस्ताव या तो कानून का रूप नहीं ले सके, या कानून बनने पर महज कागज की शोभा बढ़ाते रहे। तो कुछ तो ऐसे हैं जो कानून का रूप ही नहीं ले सके, मतलब कानून ही नहीं बन सके, और जो कुछ कानून बन गए वो सिर्फ और सिर्फ कागजों में बन करके रह गए, मतलब कागजों में ही उनकी शोभा बढ़ी, कागजों में ही उनको बड़ा मान सम्मान मिला, बाकी वो साइड में हो गए, उनका कोई इंप्लीमेंट, कोई लागू वो नहीं हुए। इससे पता चलता है कि आर्थिक नीति किसी समाज की वास्तविक राजनीतिक स्थिति का अंग होती है। देखो क्या बात बोली कि आर्थिक नीति, इकोनॉमिक जो पॉलिसी है, वही राजनीतिक स्थिति का अंग है। मतलब आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी कैसी है, वो आपकी पॉलिटिकल कंडीशन को, पॉलिटिकल सिचुएशन को दर्शाता है, पॉलिटिकल पॉलिसी को दर्शाता है। अब यहां पर सरकारें क्यों करती है कि बार बार से लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का काम क्यों कर रही है? क्योंकि वो अगर आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएंगे तो वो सच में कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से भी मजबूत हो जाएंगे। वो अपने वोट का ध्यान रखेंगे, वो अपने अधिकारों का ध्यान रखेंगे, वो अपने कर्तव्यों का ध्यान रखेंगे, हर चीज का ध्यान रख सकते हैं। तो आर्थिक नीतियां सही होना जरूरी है, और आर्थिक रूप से लोगों की स्थिति होना सही है। जैसे मैंने अभी कहा कि खाली व्यक्ति कभी फालतू के विचार नहीं रखता, उसको सिर्फ और सिर्फ 2 वक्त का खाना चाहिए, परंतु आर्थिक स्थिति सही होने के बाद ही वह विचार रखना शुरू करता है। और यही कारण है बच्चों कि इकोनॉमिक्स को बेस कहा जाता है पॉलिटी का। मतलब ये कह लो कि अगर पॉलिटी कुछ है तो उससे सबसे ऊपर, उससे के ऊपर इकोनॉमिक्स है। मतलब पॉलिटी भी जो चल रही है वो इकोनॉमी की बदौलत ही चल रही है। ठीक है, क्योंकि इकोनॉमी में कुछ होगा, अर्थव्यवस्था में, अर्थशास्त्र में हम जो पढ़ते हैं जो कुछ होगा, उसी के कारण क्या है, पॉलिटी में कुछ बदलाव हमें देखने को मिलते हैं। अब आज यहाँ पर एक बात देखिए, ये भूमि सुधार कानून करना, ठीक है, इसमें सरकार कुछ इतने रकम में सरकार किसानों से माल खरीद लेती है, ये कर लेती है, ये सब क्या है? ये इकोनॉमिक पॉलिसी है। और इकोनॉमिक पॉलिसी हम पॉलिटी में पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी का और पॉलिटी का दोनों का लिंक है। इसलिए मैं काफी बच्चों को सजेस्ट करता हूं कि अगर आप इकोनॉमिक्स लेते हैं तो आप पॉलिटी भी लीजिए, और अगर आप पॉलिटी लेते हैं तो आप इकोनॉमिक्स भी लीजिए। दोनों सब्जेक्ट बड़े ही इंटरकनेक्ट हैं, बड़े ही मस्त और शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद वाले सब्जेक्ट हैं।
इससे यह भी जाहिर होता है कि शीर्षक नेताओं की भल मनसाहत के बावजूद प्रभुत्व संपन्न सामाजिक वर्ग ही हमेशा नीति के निर्माण और उसके क्रियान्वयन पर अपना कारगर नियंत्रण रखता है। देखो, इससे ये बात भी पता लगती है कि जो हमारे शीर्षक नेता है, जो ऊंचे पदों पे जो हमारे नेता बैठे हैं, उनकी चाहे भल मतलब एक अच्छी मानस, अच्छी सोच रही हो जनता के प्रति, उसके बावजूद भी जो प्रभुत्व संपन्न जिनका दबदबा रहा है सामाजिक स्थिति में, वह लोगों का ही दबदबा रहा है, उनका नीति के निर्माणों में योगदान रहा है और कहीं ना कहीं कंट्रोल उनका रहा है, नियंत्रण उन लोगों का रहा है। अब हम विशेष में आज दो बड़े नेताओं की बात करेंगे। एक है जैसी कुमारप्पा जी, 1892 से 1960 तक। इनका नाम, असली नाम जैसी कॉर्नियस है। ये जैसी कुमारप्पा जी की फोटो है। बहुत बड़े अर्थशास्त्री रहे और चार्टर्ड अकाउंटेंट रहे। जैसे कि आप 11th-12th में अगर कॉमर्स लेते हैं तो आपने काफी बच्चों को देखा होगा सीए की तैयारी करते हैं। तो सीए क्या है? चार्टर्ड अकाउंटेंट है। इंग्लैंड एवं अमेरिका में इन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण करी। महात्मा गांधी जी के बड़े ही अनुयायी थे, बहुत बड़े फॉलोअर थे महात्मा गांधी जी के, और गांधीवादी आर्थिक नीतियों को लागू करने की कोशिश करी। और इन्होंने क्या बोला कि जो आर्थिक नीति हो कैसी हो? गांधीवादी हो, गांधी जी के विचारों से प्रभावित हो। जैसे क्या हो? ग्रामीण औद्योगिकरण होना चाहिए, विलेज इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए। जो उद्योग लगे वो कहां पे लगे? गांव में लगे। ठीक है, कृषि आधारित उद्योग होने चाहिए, जिससे क्या हो? ग्रामीण और जो शहरी अर्थव्यवस्था दोनों का विकास हो। इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के लेखक है, तो यहाँ पे अगर सवाल आ जाए कि इकोनॉमी ऑफ परमानेंस किताब किसने लिखी है, तो जैसी कुमारप्पा जी ने लिखी है। योजना आयोग के सदस्य के रूप में योजना प्रक्रिया में हिस्सेदारी दी है, तो योजना आयोग के सदस्य रहे और उसमें अपनी हिस्सेदारी दी है। यह है जैसी कुमारप्पा जी। फिर बात करते हैं पीसी महालनोबिस, 1893 से लेकर 1972। अंतरराष्ट्रीय स्तर के विख्यात वैज्ञानिक और सांख्यिकीविद, भारतीय सांख्यिकी संस्थान 1931 के संस्थापक। तो एक बड़े इंटरनेशनल लेवल के इकोनॉमिस्ट रहे और सांख्यिकीविद रहे। ठीक है ना। और 1931 में इन्होंने एक संस्था की स्थापना करी जिसका नाम है भारतीय सांख्यिकी संस्थान, इंडियन स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। दूसरी पंचवर्षीय योजना की योजनाकार रहे। तीव्र औद्योगिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र की सक्रिय भूमिका के समर्थक है कि वह फास्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए और सार्वजनिक क्षेत्र के पास ज्यादा भूमिका होनी चाहिए, इसके सपोर्टर है। और मैंने ये बोला भी था कि क्लास 11th में अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी हो तो इनके बारे में जरूर आपने पढ़ा होगा। यह है पीसी महालनोबिस। आज के लिए इतना ही। अब जो बाकी कंटेंट रहा है वो हम लास्ट लेक्चर मतलब लेक्चर नंबर 6 में कवर करेंगे और इस चैप्टर का अंत कर देंगे। ठीक है, और फिर ये चैप्टर हमारा पूरा खत्म हो जाएगा। और प्यारे बच्चों, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, करवाते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।